Good morning, students. Today we are going to start our force and laws of motion chapters exercise questions. So first question we have that an object experiences a net zero external unbalanced force. कि एक ऑब्जेक्ट है उस पर बाहर से फोर्स जो है अनबैलेंस्ड फोर्स जीरो लग रहा है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा बाहर से. इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी. क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नॉन जीरो वेलोसिटी से क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है. इफ येस, state the conditions they must be placed on the magnitude and direction of the velocity if no provided a reason. इसे बोला कि अगर हो सकता है तो ऐसे कंडीशन हमें बताइए जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया जाए, और दूसरा अगर नहीं है तो उसके रीज़न दीजिए. तो देखिए फर्स्ट वी हैव दैट solution. Yes, even when an object experiences not zero external unbalanced force, it is possible that the object is traveling with a non-zero velocity. इससे बोला गया है कि ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी पर भी किसी ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब क्या है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. दिस इज पॉसिबल when the object has been moving with a constant velocity. और ये कब होगा, जब जो ऑब्जेक्ट है वो constant velocity से मूव हो रहा है तभी ऐसा होता है. देन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में. सो दस देर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी ऐसा अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है बॉडी पे. द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी. और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, मूव करता रहेगा नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ में. टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट. तो इसमें क्या बोला गया है कि अगर मोशन जो है मोशन है वो चेंज करना है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, सो अनबैलेंस्ड फोर्स जो है एक्सटर्नल से अनबैलेंस्ड फोर्स है वो अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है. सेकेंड क्वेश्चन वी हैव दैट व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट. एक्सप्लेन कि जब हम लोग कारपेट को बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं कारपेट को, तो कारपेट अपनी जगह पर है पर बाहर क्या निकल रहा है, डस्ट निकल रहा है. ठीक है, तो उससे हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है. Now see, inertia of an object tends to resist any change in its state of rest or state of motion. इनर्शिया मतलब क्या है, इनर्शिया टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जिस स्टेट ऑफ मोशन में वो है वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन ही रहेगा. उस ऑब्जेक्ट की जो टेंडेंसी वो क्या है, इनर्शिया है. सो व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक देन वी कारपेट इट कम्स टू मोशन. तो जब हम लोग कारपेट को बीट कर रहे हैं तो कारपेट क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा. पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रेजिस्ट देयर स्टेट ऑफ रेस्ट. पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे, तो वो रेस्ट पे ही रहेंगे. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ वो क्या बोलता है, द डस्ट पार्टिकल्स स्टे इन अ स्टेट रेस्ट वाइल द कारपेट मूव्स. तो वो क्या बोल रहा है कि जो डस्ट है वो रेस्ट पे रहेगा और जो कारपेट है वो मूव करेगा. हैज द डस्ट पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द कारपेट. डस्ट पार्टिकल्स कारपेट से बाहर निकल जाएंगे. Then third question we have, why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope. कि ऐसे एडवाइस क्यों दी जाती है कि अगर बस के ऊपर कोई लगेज रखा हुआ है तो उसे एक रोप के हेल्प से बांध दिया जाएगा रूफ से ही. सो सी वी हैव दैट सोल्यूशन. व्हेन द बस एक्सीलरेट्स एंड मूव्स फॉरवर्ड इट एक्वायर्स अ स्टेट ऑफ मोशन. कि जब एक्सीलरेट करेगी बस और वो आगे की तरफ मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, एक एक्सीलरेशन होगा, मतलब वो मोशन में आएगी. ठीक है. हाउ एवर द लैंग्वेज केप्ट ऑन द रूफ. कि जो लैंग्वेज है वो उसे कैसे रखा गया है रूफ पे, ओइंग टू इट्स इनर्शिया. और उसके बाद क्या, उसका जो इनर्शिया है वो देखेंगे, टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. तो वो क्या आएगा कि जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वो तो वहीं पे रहेगा, वो तो रेस्ट में ही रहेगा. बस मूव कर रही है पर ऑब्जेक्ट है वो तो रेस्ट पे था ना, तो उसका जो इनर्शिया है वो तो उसे रेस्ट पे ही रखेगा. So, will the forward movement of the bus, the luggage tends to remain at its original position and ultimately falls from the roof. तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे जैसे बस मूव करेगी तो जो ऑब्जेक्ट्स है, जो लगेज है वो तो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे. ठीक है. तो जैसे जैसे बस जाएगी तो वैसे वैसे वो बस के मोशन में आएगा, और जैसे ही बस रुकेगी तो वो क्या होगा, जो लगेज है वो सीधा आगे की तरफ मूव होगा. इसीलिए बोला जाता है कि उसे बांध के रखना है. Then fourth we have that a batsman hits a cricket ball then rolls on a level ground. एक बॉल हिट किया, क्रिकेटमैन ने हिट किया, वो फिर रोल कर रहा है ग्राउंड पे. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, जब उस बॉल ने शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर लिया तो जो बॉल है वो रेस्ट पे आ गई. दी बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज. तो जो बॉल है वो क्यों स्टॉप हो गई, हमें ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं. अब देखिए इसमें से आप पढ़ लीजिए एक बार इनको, फिर देखिए कि इसका सही ऑप्शन है वो क्या है.
इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, सी है। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड। हिट करके वो रोल करेगी आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद जो बॉल है वो रेस्ट पे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग इट्स मोशन, कि वहाँ पे ग्राउंड पे और बॉल के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो बॉल का जो मोशन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि जो बॉल है वो आगे जाके रुक जाती है। नाउ we have that frictional force always acts in the direction opposite to the direction of motion। फ्रिक्शनल फोर्स है वो कब कैसे एक्ट करता है, जो डायरेक्शन है मोशन की उसके ऑपोजिट ही वो एक्ट करेगा। हैंस दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द क्रिकेट बॉल। तो ये जो मोशन है वो क्या है, ये जो फोर्स है वो रीजन है बॉल का स्टॉप होने का। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 5 दैट अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक ट्रक है उसने स्टार्ट किया और हिल है उससे ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। उसने 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 सेकंड्स में। हमें उसका एक्सीलरेशन निकालना है और फोर्स निकाल रहा है जो उस पर लग रहा है, जहाँ मास जो है वो कितना है 7 मेट्रिक टन्स है। सो 1 टन यानी कि 1000 किलोमीटर होता है, तो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर्स में। सो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लिया 20 सेकंड्स लिया। देन डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना था 400 मीटर था। तो सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लगा रहे हैं एस इज इक्वल सी टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। नाउ सी हमें डिस्टेंस दिया गया है इज इक्वल 0 इंटू 2.0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर। यहाँ से हमें ए मिल जाएगा सॉल्व करने पे, तो ए कितना आ गया 2 आ गया। अब ए आ गया तो फोर्स भी आ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एफ इज इक्वल एम ए। एम तो हमारे पास है ही 7 मेट्रिक टन, उससे हमने किलोमीटर में क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया। तो एफ कितना आ गया 7000 इंटू 2 यानी कि 40,000 न्यूटन, यानी कि 14,000 न्यूटन क्या लगा उस पर फोर्स लगा। और जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट 6th वी हैव दैट अ स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन। एक स्टोन है 1 kg का हमने फेंका विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसकी कितनी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड थी। ओवर द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। इसमें बोला गया है कि वो उसके बाद फ्रोजन सरफेस है वहाँ से वो वापस आया और रेस्ट पे आके कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 450 मीटर किया। ठीक है इतना किया उसने। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। इससे बोला गया है कि जो फोर्स है फ्रिक्शन का स्टोन और आइस के बीच में वो निकालना है। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल क्या हो गई v यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था 50 मीटर था। तो अब बस फॉर्मूला लगा दो v स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2s। देन v हमारे पास है 0, u भी है प्लस 2a और यहाँ पे s है वो आ गया। अब यहाँ पे 50 है। ठीक है अब क्या हो गया कि इन सबको सॉल्व करके a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 54 मीटर पर सेकेंड आ गई। और जो नेगेटिव साइन है 4 के साथ में वो क्या दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन है वो उल्टी है। डायरेक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट साइड है इसीलिए माइनस आया है। तो मास क्या था स्टोन का 1 kg, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखिए। सो एफ इज इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन। सो एम ए यानी कि 1 इंटू -4, तो फोर्स भी कितना आ गया -4n आ गया। सो हैंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द स्टोन एंड द आइस इज -4 न्यूटन। Then question 7th we have a 8000 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track। इसमें क्या बोला गया है कि 8000 kg इंजन है वो एक ट्रेन को पुल कर रहा है जिसमें 5 वैगन्स हैं। ठीक है और हर एक ईच वैगन का जो वेट है वो कितना है 2000 है, अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक है। सो अगर इंजन है वो एग्जर्ट करता है फोर्स 4000 न्यूटन। सो द ट्रैक है जो इफेक्ट है फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, और उसी पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना लग रहा है 5000 लग रहा है। सो हमें कैलकुलेट करना है क्या देखिए। फर्स्ट नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स कि पूरा टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो टोटल लग रहा है 35,000 न्यूटन 1.44 मीटर पर स्क्वायर और 1,552 न्यूटन। तो देखिए फोर्स एग्जिटेड बाय द इंजन 40,000 हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स है वो 5,000 हो गया। ठीक है और नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स यानी कि टोटल कितना लग रहा है, तो 40,000 में से 5,000 माइनस कर दो यानी कि 35 न्यूटन। टोटल कितना लग रहा है 35 न्यूटन लग रहा है।
देन नेक्स्ट वी हैव द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, उसका एक्सीलरेशन जो है वो कितना होगा, तो वो हमने ए ले लिया। द इंजन एक्सर्ट्स अ फोर्स 40,000 न्यूटन, इंजन कितना लग रहा है 40,000 लगा रहा है 5 वैगन्स पे, ठीक है। और नेट फोर्स कितना है वो हो गया 35,000 हो गया न्यूटन। सो मास ऑफ वैगन्स, अब वैगन्स का मास कितना है, मास ऑफ वैगन्स इंटू नंबर ऑफ वैगन्स, कि एक वैगन का जो मास है वो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वैगन्स के साथ में। सो मास ऑफ वैगन यानी कि 2000 हो गया, एक वैगन पे कितना लग रहा है 2000 है, और नंबर ऑफ वैगन्स कितना है 5, तो मास कितना हो गया पाँचों का 10,000 kg हो गया यहाँ पे। सो नाउ टोटल मास क्या हो गया इंजन को लेकर, वो हो गया m प्लस 8,000 यानी कि 18,000, जो 10 था वो प्लस 8,000 यानी कि 18,000 kg हो गया। सो एफ ए यानी कि फोर्स एफ ए यानी कि एम ए, अब यहाँ से हमें एक्सीलरेशन निकालना है तो एम उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 18,000 यानी कि 1.944 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। देन सी वी हैव द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, फर्स्ट जो वैगन है उसका दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है ऐसा निकालना है। सो एक वैगन का कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, वैगन्स का जो 4 वैगन्स है, ठीक है, 4 वैगन्स का मास निकालना है यानी कि 8,000 हो गया क्योंकि एक का 2,000 है। देन और एक्सीलरेशन ट्रेन का कितना है 1.944 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है हमें कि द फोर्स ऑफ वन वैगन, अब एक वैगन का कितना लग रहा होगा दूसरे पे, सो दैट इज 8,000 इंटू 1.944 यानी कि 1,552 न्यूटन, ये इतना फोर्स लग रहा है उसमें। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 9th वी हैव इन अन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 kg, एक ऑटोमोबाइल है उसमें मास कितना है 15 kg है। वट मस्ट बी द फोर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड। इससे बोला गया कि अगर क्या होगा कि फोर्स क्या होगा कि अगर एक व्हीकल है उसे स्टॉप किया जाए वो भी नेगेटिव एक्सीलरेशन में, ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 1.7 मीटर पर सेकेंड। सो देखिए सॉल्यूशन वी हैव दैट मास ऑफ द ऑटोमोबाइल व्हीकल दिया हुआ है 15 kg, देन फाइनल वेलोसिटी है वो भी दी हुई है 0 मीटर पर सेकेंड, देन जो एक्सीलरेशन है वो भी दिया हुआ है। सो अब इसमें क्या है फोर्स इज इक्वल्स मास इंटू एक्सीलरेशन यानी कि 1500 इंटू -1.7 दैट इज -2550 न्यूटन, ये आ गया उसका फोर्स आ गया। नेक्स्ट वी हैव दैट हैंस द फोर्स बिटवीन द ऑटोमोबाइल एंड द रोड इज -2550 न्यूटन, ठीक है, ऑटोमोबाइल और रोड के बीच में जो फोर्स है वो कितना है नेगेटिव में यानी कि 2550 न्यूटन है। इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल का जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। देन 9th क्वेश्चन वी हैव दैट व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद द वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या होगा अगर वो उसका मास m है और वो वेलोसिटी के साथ और वो a वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सो देखिए ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और उसमें जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया डी है। कैसे देखिए मास है m और वेलोसिटी है v, तो मोमेंटम क्या हो गया m इंटू वी यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स एम वी। इस तरीके से सॉल्व किया गया है इसे। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 10th दैट यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स यूज़ किया है जिसका 200 न्यूटन है। वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद क्या किया एक वुडन कैबिनेट है उसके अक्रॉस क्या किया फ्लोर है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा जो उस पर कैबिनेट पे लग रहा है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले दिया गया है उसके लिए दिया गया है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, एक फोर्स है 200 न्यूटन जिसे हमने अप्लाई किया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की डायरेक्शन में। दस फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर हम लोग न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखते हैं कि एवरी इक्वेशन हैज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन, सो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स विल एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जितना हम लोग आगे की तरफ लगा रहे उतना ही फोर्स पीछे भी लगेगा, ठीक है। सो दिस ऑपोजिट फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिटेड ऑन द कैबिनेट। अब इससे क्या बोला गया कि ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि एग्जिट हो रहा है किस पे कैबिनेट पे। हैंस अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एग्जिटेड ऑन द कैबिनेट, तो कितना फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन फोर्स है वो लग रहा है किस पे कैबिनेट पे लग रहा है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग 1 to 10 तक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। नेक्स्ट जो है 11 to 16 क्वेश्चन आंसर्स वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।